इसके लूज मोशन के लिए बता दो। नहीं चलेगा। इतना स्टेप चलेगा। और ये जो लिपिड के लिए जो चलता था ना, वो नहीं चलेगा। हम लोग डॉक्टर साहब के पास है, करते हैं थोड़ी देर में, 10 मिनट में कर रहे हैं, डॉक्टर साहब के पास है। अब आपको जो है ना एक दवा देना पड़ेगा ना, ब्लड प्रेशर वाला जो चलता है 10+ है। इतना खा लें। मेरे को मोशन लूज नहीं आना चाहिए डॉक्टर साहब, हम बहुत परेशान हो गए उससे। थायरॉक्स 50 चल जो दवा है ना पूरा गैस बना देता है, जो शुरू में गैस दवा खा पता चलेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है भयभीत तो होने की इसमें कोई पहली बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है भयभीत होने। भयभीत होने के लिए उनको ज़रूरत है जिनके फैमिली हिस्ट्री हो, बैकग्राउंड हो, हार्ट डिजीजेस का, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का, यानी रिस्क फैक्टर हो। तो आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 साल के बाद में वैसे लोगों को कम से कम ईयरली 1 साल में चेकअप कराते रहना चाहिए, जिसके फैमिली बैकग्राउंड में रिस्क फैक्टर, डायबिटीज़ हो, थायराइड का प्रॉब्लम हो, इस्कीमिक हार्ट डिजीज का हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन हो, ये सब बीमारियों का अगर प्री एग्जिस्टिंग अगर फैमिली में मदर फादर सिस्टर को अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वैसे लोगों को कॉन्शस रहना चाहिए, हेल्थ कॉन्शस होना चाहिए। इसमें भयभीत होने की बात नहीं है। आफ्टर 30 ईयर्स, 30 साल के बाद में उस ऐसे व्यक्ति को अपना एक साल में स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना कि हमें भी ये रोग, क्योंकि ये कभी कभी जेनेटिकली रन करता है, आनुवंशिक लक्षण को प्रेजेंट करता है, तो इससे लोगों को ज़्यादा प्रोन रहता है, वैसे लोग ज़्यादा थ्रेटेंड रहते हैं कि उनको भविष्य में हो न जाए कहीं। तो आफ्टर 30 ईयर्स के बाद करते रहना चाहिए स्क्रीनिंग। तो ये भय, एक तो भय मुक्त हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो ही गया, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया या हार्ट फेलियर हो गया या कम से कम डायबिटीज़ हो गया, ये सब मिलकर डायबिटीज़ एक ऐसा मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, बीमारी है जो हर एक अंग को प्रभावित कर देता है। तो इससे डायबिटीज़ को कम से कम कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसको अपना नियरेस्ट डॉक्टर फिजिशियन से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और इरेस्पेक्टिव, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे ओबेसिटी हो, या किसी प्रकार का थायराइड का प्रॉब्लम हो, या किडनी का प्रॉब्लम हो, या बेचैनी हो, किसी तरह का अगर कोई सी प्रॉब्लम हो, तो सबसे बड़ी चीज़ है ह्यूमन बींग्स को लाइफ स्टाइल, इरेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सबके लिए है। जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है कि जीवन शैली में बदलाव। इसमें करना है क्या कि सबसे पहले सॉल्ट को रेगुलेट, खाने पीने में आदमी अमूमन होता है कि सॉल्ट अलग से ले लेता है, दाल चावल वगैरह में बना हुआ रहता है, सब्जी में, इसके बावजूद भी अलग से लोग सॉल्ट को प्रीफर करते ले लेते हैं। ये बैड हैबिट है, इसको कट शॉर्ट करना चाहिए। अमूमन सॉल्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा है कि एक पेशेंट को सोडियम की कमी हो गई क्योंकि सॉल्ट की कमी हो गई। तो अमूमन 135 मिली इक्विवेलेंट तक होना चाहिए हर एक आदमी में, इंसान में, और उतना मेंटेन करना चाहिए। ये मेंटेनेंस जो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो डोज पैरामीटर है वो पर डे अमूमन हम लोग डिफरेंट सोर्सेज से, चाहे दाल से, सब्जी से, जैसे भी हो, अगर 3 से 4 ग्राम पर डे हर एक एडल्ट के लिए ज़रूरी है। अगर उसे कम खाते हैं तो उसको हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, जिस तरह का भी अब सिम्टम लेकर आते हैं मरीज़, जो लेथार्जी, वीकनेस हो जाता है, डलनेस हो जाता है, चलने में दिक्कत होती है, और मेमोरी में प्रॉब्लम हो जाती है, इम्पेयरमेंट हो जाता है, यादाश्त ख़त्म हो जाती है, किसी किसी को मिर्गी भी आने लगती हैं। तो तरह तरह का सिम्टम हो जाता है हाइपोनेट्रीमिया का। इसलिए उसको बैलेंस रखने के लिए 3 से 4 ग्राम पर डे डिफरेंट सोर्सेज से हम लोग को लेना जरूरी है, नॉट मोर नॉट लेस। तो ये एक तो सॉल्ट रेगुलेशन होगा। दूसरा चीज़, हर एक व्यक्ति को एक्सरसाइज होना चाहिए। एक्सरसाइज, व्यायाम, वो खुली हवा में
एरोबिक एक्सरसाइज खुली हवा में 35 मिनट्स तक, चाहे वो जॉगिंग करे या ब्रिस्क वॉकिंग करे या फुटबॉल प्ले करे। इसी तरह कैलोरी वेस्टिंग प्रोग्राम, पसीना चलना चाहिए, कैलोरी निकलना चाहिए, और 30 to 35 मिनट्स पर डे, या सप्ताह में 3 रोज़, या कम से कम वीकली अगर करे तो अच्छा है। इसलिए कम से कम सप्ताह में 3 डेज 35 मिनट्स तक अपने फिटनेस के लिए ज़रूरी है एक्सरसाइज। दूसरी चीज़ खान पान में, जैसे फैटी ऑयली फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस फूड, टिन फूड, जो हम लोगों को मैगी, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह फास्ट फूड मिलते हैं, वो और इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो सॉल्ट, एसिटिक एसिड का मात्रा रहता है, इससे ओबेसिटीज़, वज़न भी बढ़ता है, और डायबिटीज़ का भी खतरा रहता है, और ब्लड प्रेशर का भी खतरा रहता है, और एसिडिटी का भी खतरा रहता है। इसलिए प्रिजर्व फूड, टिन फूड, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, बर्गर, मैगी, पिज़्ज़ा को अवॉइड करना चाहिए एज़ फार एज़ पॉसिबल। तीसरी बात रही कि जो खान पान की बहुत से लोगों को हैबिट्स हो जाती है, जैसे बीड़ी, तंबाकू, शराब, सिगरेट का, तो ये नशा, किसी भी प्रकार का धूम्रपान हो या शराब का नशा, इससे वंचित रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सब मिलने के बाद में ना आदमी को तरह तरह का डायबिटीज़ भी होता है, ब्लड प्रेशर भी होता है, ओबेसिटीज़ भी बढ़ जाती है, लीवर, किडनीज और एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए स्मोकिंग या एल्कोहलिज्म, ये धूम्रपान, मद्यपान कतई किसी के लिए ये लाभदायक नहीं है, हानिकारक है। इसलिए जीवन में इससे वंचित रहना चाहिए, त्याग करना चाहिए। एक मामला आता है हार्ट पल्पिटेशन का। इसमें सुनने में ये आया कि डिसलोकेट हो जाता है, हार्ट का जो धड़कन होता है वो डिसलोकेट हो जाता है, पता नहीं चल पाता है कि किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है। नहीं, देखिए, ये जो डिसलोकेशन का मतलब है कि किसी को जन्मजात, जिसको डेस्ट्रोकार्डिया कहते हैं, अमूमन हर आदमी का जो है, ह्यूमन बींग्स का हार्ट लेफ्ट साइड में प्लेस रहता है, लेकिन किसी को जन्मजात होता है क्या कि एपेक्स जो है वो राइट साइड में चलता है, हो जाता है, तो जन्मजात होता है, समझे, उसको डेस्ट्रोकार्डिया कहते हैं। तो पाल्पिटेशन तो किसी को हो सकता है, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, लेकिन किसी को जन्मजात डिसलोकेट हो जाता है, उसको डेस्ट्रोकार्डिया कहते हैं। वैसे अमूमन आदमी को लिवोकार्डिया होता है, लिवोकार्डिया, ठीक है। तो इसमें देखना पड़ता है डेस्ट्रोकार्डिया के साथ में अगर सारा सिस्टम, जैसे कि स्प्लीन, लीवर वगैरह, किडनी वगैरह सारा, तो ऐसा तो नहीं है कि वो भी उल्टा हो गया। तो उसमें 2 तरह का, अगर लीवर, किडनी वगैरह, स्प्लीन, अगर इंटरनल ऑर्गन्स आपका सेम साइड है तो उसको साइटस सोल्टस कहते हैं, सही। अगर मान लीजिए कि स्प्लीन जो है वो चला जाता है लेफ्ट के बजाय राइट में, अगर चला जाता है तो उसको साइटस इन्वर्टस कहते हैं, सही। तो इस तरह का प्रमोशन कभी जेनेटिकली हो जाता है, किसी को हो जाता है इस तरह का, तो उसको ये अमूमन है, लेकिन वो जीने के लिए काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि वो उनके जीवन में किसी तरह का बाधा आएगा उत्पन्न या कोई बीमारी होगी, सिर्फ ये एनाटोमिकली जो होता है वो मिसप्लेस हो जाता है, लेकिन फंक्शनली देखना होता है कि उसको फंक्शनली ऐसा इम्पेयर तो नहीं है, स्ट्रक्चरली तो ठीक है, लेकिन फंक्शनली तो इम्पेयर्ड नहीं है। इसलिए अगर स्प्लीन है, किडनी है, अगर लेफ्ट के बदले में राइट हो गया, राइट के बदले में लेफ्ट, तो इस तरह का अगर माल पोजीशन हो जाता है तो उसका स्ट्रक्चर तो ठीक है, उसका फंक्शन देखा जाता है कि फंक्शनिंग है कि नहीं। तो अमूमन 2 तरह की होता है, एक साइटस सोल्टस जो अपने नॉर्मल पोजीशन में रहते हैं, और हार्ट सिर्फ बदल जाता है, उसको डेस्ट्रोकार्डिया कहते हैं। एक हार्ट बदल गया, डेस्ट्रोकार्डिया के साथ में स्प्लीन भी उल्टा हो गया, इंटरनल ऑर्गन भी उल्टा हो गया, तो समझिए डेस्ट्रोकार्डिया के साथ में साइटस इन्वर्टस करते हैं। तो ये अमूमन होता है। पल्पिटेशन किसी को हो सकता है, चाहे वो आदमी एंजाइटी में हो तो, हैं, किसी तरह का चिंता में हो तो, या किसी तरह का शॉकिंग न्यूज़ देख लिया, हृदय विदारक बातों को सुन लिया, या हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में चल गया, या रनर वो दौड़ के आ गया, तो इरेस्पेक्टिव, या कुछ ड्रग्स भी है जिससे कि ड्रग्स लेने से भी हो जाते हैं, तो स्टिमुलेंट ड्रग्स वगैरह से हो जाते हैं। पल्पिटेशन किसी को हो सकता है। अभी सर जो हीट वेव चल रहा है, तो जो इस तरह के मरीज़ हैं हार्ट डिजीज़ वाले, उनको क्या प्रिकॉशन बरतना चाहिए? पहली बात, जो हार्ट का डिजीज़ है उनको देखना पड़ेगा कि हार्ट फेलियर है, या हाइपरटेंशन है, या इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, किस तरह का हार्ट का प्रॉब्लम, ये इरेस्पेक्टिव, कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे कोई डायबिटीज़ हो, इरेस्पेक्टिव, उसको कम से कम ये हीट एक्सपोज में ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही मूव करना चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो बॉडी टॉलरेट करे, बॉडी का टॉलरेंस पावर जो है अप टू 39 डिग्री तक अपना टॉलरेट कर सकता है।
अगर 39 डिग्री सेल्सियस तक अगर है तो ठीक है, इतना टॉलरेट करते हैं। इसके जितना टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इनटॉलरेंस हो जाएगा। इनटॉलरेंस का मतलब हो जाएगा उसके बाद में हीट स्ट्रोक हो जाएगा, क्योंकि आपका हर आदमी का जो बॉडी में जो थर्मो रेगुलेशन होता है वो हाइपोथैलेमस से निकलता है ब्रेन में, वो तो फेल्योर हो जाता है। मतलब थर्मो रेगुलेशन आपका फेल्योर हो जाने के बाद में हीट स्ट्रोक हो जाता है। हीट स्ट्रोक से होने के कारण तरह तरह के प्रॉब्लम है, आदमी को बेहोशी हो जाता है, किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किसी को सोडियम पोटेशियम का लॉस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है स्वेटिंग से, तो फिर वो अल्टीमेट मोर्टेलिटी की तरफ बढ़ जाता है और आदमी घातक होता है मनुष्य के लिए। इसलिए डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है और कितना हम टॉलरेट कर सकते हैं। हर एक आदमी को 37 से 39 तक अपना टॉलरेट कर सकते हैं। इससे जितना बढ़ेगा वो इसलिए अमूमन आदमी को, एडल्ट्स के लिए घातक है, बच्चों के लिए तो महाघातक है। ये सर खान पान को लेकर भी काफ़ी प्रिकॉशन बरतने की बात की जाती है। ड्राई फ्रूट्स के बारे में भी कई तरह की गलत धारणाएं लोगों के मन में आ चुकी है कि हार्ट से डिजीज लोग ड्राई फ्रूट का सेवन नहीं कर सकते हैं, क्या है सर? नहीं, बहुत सारा पहले भी मिथ्स था, लेकिन ये भ्रम धीरे धीरे दूर होते जा रहा है। जो भी ड्राई फ्रूट, चाहे कैशोनट्स हो, काजू हो, अखरोट एरोरोट हो, है पिस्ता हो, बादाम हो, आलमंड्स, कोई भी ये ड्राई फ्रूट, जितने भी प्लांट सोर्सेज से जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो प्लांट सोर्सेज से ड्राई फ्रूट्स हैविंग जीरो लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, उसमें कोलेस्ट्रॉल की जीरो लेवल होता है और ये लिपिड फ्रेंडली होता है, इसलिए बैड लिपिड को कम करते हैं और गुड लिपिड को बढ़ाता है। इसलिए जितने भी, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे हाइपरटेंसिव हो, चाहे किडनी का हो या लीवर डिजीज़ हो, किसी या ओबेसिटीज़ हो, किसी भी पेशेंट के लिए, या डिसलिपिडीमिया हो, चर्बी बढ़ा हो, उस सब के लिए ड्राई फ्रूट्स बेनिफिशियल है, लाभदायक है और जितना खा सके वो उसके लिए बेनिफिशियल। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। ये लिपिड फ्रेंडली होता है ड्राई फ्रूट्स। सिर्फ इसमें डायबिटिक पेशेंट को ना मुनक्का, चूहड़ा जो होता है, मीठा, ये सब से वंचित रहना चाहिए। अभी सर जो जिस हिसाब से मोबाइल का प्रचलन काफ़ी बढ़ा है और लोग मोबाइल देखने के क्रम में रात काफ़ी देर के बाद सोते हैं, तो क्या हार्ट डिजीज को ये प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, हर आदमी का, इंसान का जो है ना एक स्लीप पैटर्न होता है ना, तो स्लीप पैटर्न से मैं कम से कम कि हर एक इंसान को कम से कम 6 से 8 घंटा तक विश्राम करना चाहिए, मेंटल रेस्ट लेना चाहिए। लेकिन आज के जो यंगस्टर हैं वो काफ़ी मोबाइल के प्रति ज़्यादा डेडिकेटेड है, मोबाइल फ्रेंडली हो गए हैं। वो रात भर अपना ऑब्जर्व करते हैं और स्क्रीन करते हैं, तो उसके लिए उनका जो लाइफ स्टाइल हो इम्पेयर्ड हो जाता है। अगर लाइफ स्टाइल इम्पेयर्ड हो जाएगा तो डिप्राइवेशन ऑफ स्लीप हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, अनटाइमली वो ऑफिस में भी जा कर के झुकने लगेंगे या खतरा हो सकता है उनके लिए, या ड्राइविंग में प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं क्योंकि वो रेस्ट लिया नहीं। तो अनरेस्ट हो जाने के बाद में ये खतरा बढ़ जाती है। वैसे आदमी को ड्रॉजी फील करता है, अगर काम में है तो नीचे सो रहा है, तो इरेगुलर पैटर्न हो जाने से हमेशा अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड मेक हेल्दी वेल्दी एडवाइस, ये सब जो फंडा है ना, ये आदमी को समय से सोना चाहिए, खाना चाहिए और एडिक्वेट स्लीप पैटर्न को मेंटेन करना चाहिए। और रात दिन मोबाइल में जो लगे रहते हैं, इसके लिए बहुत सारा घातक, ये कि आँखों को खतरा है। हाँ, एक तो किसी को जो फोटोफोबिया होने, आँखों को खतरा है, आँख से भी होने के बाद में रेज जो निकलते हैं वो घातक होते हैं और जितने रेज निकलते हैं इससे ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बॉडी को, इम्यूनिटी को कम करते हैं। तो एक इम्यूनिटी लेवल आपका कम हुआ, दूसरा विज़न कम हुआ, तीसरा चीज एक्सीडेंट प्रोन हो गए और अपने काम में भी दिक्कत परेशानियां आ सकती हैं। जो आपका रूटीन है, जो आपका रेगुलेशन है, टाइमिंग है, उसमें दिक्कत परेशानी आ सकती हैं। तो इसलिए मोबाइल का ओवर यूज़ और उसका ओवर यूज और मिस यूज, ये दोनों चीज़ दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो जितने यंगस्टर हैं ये ओवर यूज और मिस यूज कर रहे हैं। अंत में खान पान को लेकर सर क्या सजेशन देंगे हार्ट डिजीज़ के लोगों के लिए? क्योंकि हार्ट डिजीज़ के लिए बैलेंस डाइट तो सबके लिए है, एक्सरसाइज, सॉल्ट पहले सॉल्ट का रेगुलेशन, जितना मैंने बोला कि 3 to 4 ग्राम पर डे सॉल्ट का रेगुलेशन, एडिक्वेट एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर एक्सरसाइज करने
के पोजीशन में नहीं है, एरोबिक एक्सरसाइज करने के या वॉकिंग या जॉगिंग करने के पोजीशन में नहीं है, तो कम से कम एक्टिव एक्सरसाइज न करके पैसिव एक्सरसाइज, योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि अनुलोम विलोम जो बहुत तरह का है उनके योगा के लिए, जो आर्थराइटिस है, चल नहीं पाते, तो अनुलोम विलोम पैसिव एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सचेंज होता है ना, गैसेस एक्सचेंज होता है, इससे ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन होता है, तो ये स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। इसलिए हर हाल में एक्सरसाइज, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों को मेंटेन करना चाहिए। खान पान में जितने भी आप हैबिट्स हैं, बीड़ी, तंबाकू, शराब, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, ये सारी चीज़ को वंचित रहना चाहिए, एब्सोल्युटली वंचित रहना चाहिए। और टेंशन, कॉन्फ्रंटेशन को से वंचित रहना चाहिए। चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, चाहे उसका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, बुक हो, नॉवेल्स हो, फिक्सन हो, मैगजीन हो, व्हाट्सएवर, तो वो उससे चिंतन करना चाहिए, न कि चिंता करना चाहिए। ज़्यादातर मेडिटेशन की ओर उसको इंडल्ज रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि आदमी को इंगेज्ड रहने से ना बहुत सारा बीमारी को जड़ अनइंगेज्ड आदमी को प्रॉब्लम करता है, इसलिए आदमी को इंगेज रहना चाहिए। खान पान में अक्सर ब्रेकफास्ट में हमेशा एक फ्रूट्स, जूसी फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स को लेना चाहिए, है ना, जो पत्तेदार साग सब्जी है उनको ज़्यादा सेवन करना चाहिए, और साइट्रस फ्रूट्स का यूज़ करना चाहिए। घी, मक्खन से ज़्यादा परहेज़ रखना चाहिए। हाँ, घी खा सकते हैं, लोगों को भ्रांति होती है, डालडा जो रेपसीड ऑयल होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल बेस्ट होता है, क्योंकि ये लिपिड फ्रेंडली होता है और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में ज़्यादा मिलते हैं। और इसमें तीसी, सरसों में अगर तीसी जो होता है, लिंसेट होता है, लिंसेट तो फ्लैक्सेट होता है, इसके साथ अगर मिक्स करके और कोई भी साग सब्जी में लिया जाए, वो ज़्यादा हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। फ्लैक्सीड, तीसी जिसको कहते हैं, लिंसेट, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसलिए हार्ट को ये प्यूरिफाई करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, हार्ट को मजबूती देता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में ज़्यादा मिलते हैं कंपेरिजन टू मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल और लिंसेट, फ्लैक्सीड का कॉम्बिनेशन अगर मिले ऑयल में तो बेटर होता है। और हर एक इंसान को एडिक्वेट वाटर, फ्रीक्वेंट वाटर लेते रहना चाहिए, गर्मी में खासकर ज़्यादा लिक्विड, सेमी लिक्विड और वाटर का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बॉडी का सर्कुलेशन मेंटेन होता है, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसे डिटॉक्सिफाई कर देता है शरीर को, इसलिए आदमी को सुचारू रूप से सर्कुलेशन होता है और सारा सिस्टम मेंटेन रहता है। इसलिए एडिक्वेट वाटर बहुत ज़रूरी है, कम से कम 4 से 5 लीटर पर डे अमूमन लेना चाहिए। एज पॉसिबल एज साइट्रिक फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, जूसी फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, और साथ साथ में हरी साग सब्जी का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। अमूमन जो दाल, चावल, रोटी वो खाते हैं वो खाएं, दही और मठा छाछ जरूर पिए, ये बहुत ज़रूरी है गर्मी के दिनों में। सर, हार्ट अटैक को लेकर कोई लक्षण भी पहले से समझ में ऐसा कुछ आता है जिससे लोग बचाव कर सकें? ये हार्ट अटैक को होता है, अटैक होता है, चाहे वो एक्सीडेंट हो या अटैक हो, ये ऑल ऑन सडन होता है, किसी को कह के नहीं आता है। हाँ, लक्षण तो ज़रूर होते हैं। उसके साथ में अगर किसी पेशेंट को अटैक हुआ तो सबसे पहले से सीने में भारीपन लगेगा या सीने में जलन होगा, वो सीने में भी हो सकता है जलन, पेट में भी हो सकता है, और बैक में भी उसका रेडिएशन जा सकता है। अमूमन आदमी को चलने पर ज़्यादा दर्द होता है, वो बैठ जाता है समझ, तो कुछ दूर चलने के बाद में तो एंजाइना यूनिफर्स उसको कहते हैं। तो ये इस तरह का लक्षण होते रहते हैं। अमूमन आदमी को लेफ़्ट साइड में ज़्यादा होता है, राइट में भी पेन हो सकता है। उसका पेन चाहे वो लेफ़्ट हैंड में जा सकता है, डिपेंड करता है किस एरिया में इन्वॉल्वमेंट है, हार्ट के किस पार्ट में इन्वॉल्वमेंट है, उसी मुताबिक उसका रेडिएशन होता है। तो बैक में भी जा सकता है, नेक में भी जा सकता है, ठुड्डी में भी, दांत में भी, कान में भी, और दोनों हाथ में भी जा सकता है, बाजू में भी जा सकता है। तो ये वाइड इसका एक्सपेक्टेशन और रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है वाइड है, ये ऐसा नहीं फिक्स है कि हार्ट का दर्द है तो लेफ्ट में ही रहेगा, राइट में भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा हार्ट का एरिया इन्वॉल्व हुआ है।